नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। अब हम सेक्शन 84 की बात करते हैं। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, मतलब कुर्की कर दी गई, अब उससे संबंधित दावे और आपत्तियां आ रही हैं तो उसको न्यायालय कैसे लेगा, कैसे टैकल करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो हम सेक्शन 84 में देखते हैं। नंबर 1, यदि धारा 13 के अधीन कुर्की गई की संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। मतलब सेक्शन 83 के अंतर्गत कोई संपत्ति कुर्क कर दी गई है और कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई जो व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है उस पर आपत्ति लगाता है कि उसके अंतर्गत उसका हित है और उसको इस संपत्ति के अंतर्गत कुर्क नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय क्या करेगा, उसकी जांच कराएगा और न्यायालय जांच कराने के बाद पाता है तो उसको मंजूर या नामंजूर कर सकता है। परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक पति द्वारा चालू रखा जा सकता है। मान लो जो अवधि है 6 मास की अवधि, कुर्की की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर कोई दावे या आपत्तियाँ आती हैं और जो दावे आपत्ति करने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो न्यायालय ऐसे दावे आपत्ति करने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधि को भी अधिकार देगा कि उस को चालू रखे, जारी रखे और जिसका जो समाधान होता है न्यायालय के माध्यम से उस समाधान पर न्यायालय निश्चित रहेगा और उसको मानेगा। प्रतिनिधि चालू रखा जा सकता है और न्यायालय उस निर्णय का स्वीकार करेगा। क्लॉज 2 है, उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन प्रश्नांकित आदेश के अधीन कुर्की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, मतलब जिस न्यायालय द्वारा कुर्की आदेश किया है उस न्यायालय में दावे या आपत्ति हो सकती है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 के अधीन की उपधारा 2 के अधीन प्रश्नांकित आदेश के अधीन कुर्की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी की जा सकती है। मतलब मुख्य न्यायालय उस न्यायालय जहाँ पर कुर्की की गई है उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी उसकी की जा सकती है, दावा किया जा सकता है, या उस स्थान पर दावा किया जा सकता है जिस न्यायालय ने उसमें कुर्की की है। और न्यायालय जो न्यायालय कुर्की का आदेश देता है उस न्यायालय में या उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी उस कुर्की के विरुद्ध दावा किया जा सकता है। प्रत्येक इस दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें भय किया गया या की गई है। ठीक है, प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है। मतलब ऐसे दावे या आपत्ति जो दावे किए गए हैं या जो आपत्ति की गई हैं जिस न्यायालय में की गई है वो उसकी जांच करेगा। ठीक है, परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। मान लो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास की गई तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुद कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय को उसकी जांच करने के लिए दे सकते हैं। क्लॉज 4 है, कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विधातृ संपत्ति के बारे में करता है बाद संशोधित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे बाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। मतलब वो कह रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति जिसने दावा आपत्ति की है उपधारा के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, तो ऐसे आदेश की तारीख जैसा वो आदेश किया गया उसको भागतः नामंजूर या भागतः पूर्णतः नामंजूर कर दिया। ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, उसमें लिमिटेशन दे रखी है कि 1 वर्ष के भीतर
वो उसको अपने दावे को सिद्ध करने के लिए विवादित संपत्ति के बारे में बात को ला सकता है। पर अब जो बाद लाया जाएगा और जो न्यायालय द्वारा उसको निर्णायक निश्चय किया जाएगा वो निश्चायक होगा और उसको बदला नहीं जाएगा। परिणाम का दिन है तो निश्चायक होगा। ठीक है, तो ये था क्लॉज सेक्शन नंबर 85, जिसमें दावे और आपत्तियाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती हैं जो उद्घोषित अपराधी नहीं है और उसमें अपनी संपत्ति में हित बताता है। न्यायालय उसको मंजूर नामंजूर कर सकता है, जांच कर सकता है। व्यक्ति सीजेएम न्यायालय में या उस न्यायालय में जिसने उसको कुर्क किया है उसके न्याय अंतर्गत अपना मामला ला सकता है और वो न्यायालय उसकी जांच कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं तो, और यदि न्यायालय ने उसको मंजूर या नामंजूर कर दिया है तो न्यायालय वो बाद ला सकता है और वो निश्चायक होगा। सेक्शन 84। सेक्शन 85, कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। मतलब कुर्क जो संपत्ति कुर्क कर दी गई है या तो उसको छोड़ दिया जाएगा या उसको विक्रय कर दिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा। ये भी सेक्शन 85 के अंतर्गत उपलब्ध है। नंबर 1, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की में निर्मुक्त करने का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने जो उद्घोषणा की और उसमें जो तारीख निर्धारित की है उस तारीख पर या उद्घोषित अपराधी उपस्थित हो जाता है तो न्यायालय उसकी संपत्ति को निर्मुक्त भी कर सकता है। क्लॉज 2, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के वैनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास का उपसार हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है। किंतु यदि वह शीघ्रता और प्रकृति क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा तो दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय कर सकता है। वहीं क्लॉज 2 कह रहा है 85 का, यदि घोषित अपराधी निर्धारित समय पे स्थान पे उपस्थित नहीं होता है तो राज्य सरकार के वैनाधीन रहेगी। मतलब डिस्पोज ऑफ की कंडीशन पावर जो है राज्य सरकार के पास रहेगी। राज्य सरकार चाहे तो उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास की समाप्ति अवसान हो जाने पर या सेक्शन 84 के अंतर्गत कोई दावे आपत्तियां हैं तो उनके निपटान के बाद उसका विक्रय या डिस्पोज ऑफ कर सकती है। यदि न्यायालय को लगता है कि संपत्ति की जो प्रकृति ऐसी है, जीव जंतु है या कोई ऐसी चीज़ है जो जल्दी से नष्ट हो सकती है तो उसको विक्रय यदि किया जाए तो उसके जो मालिक है उसको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो वो उसका विक्रय भी कर सकती है और उसका डिस्पोज ऑफ कर सकती है। और उसके जो आगम होंगे जो आएगा उसको संभाल के न्यायालय रखेगा और उसके न्यायालय के अनुसार वो उसका समाधान होगा और न्यायालय ठीक समझे वो उसका विक्रय करा सकता है। और वहीं क्लॉज 3 है, यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर, वहीं अभी कुर्की की तारीख के 2 वर्ष के भीतर वो व्यक्ति, पढ़ लेते हैं पहले इसको, यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के वैनाधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय के अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ लिया जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या नहीं छिपा था और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता है, तो ऐसी संपत्ति का यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का, या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें चुकाकर उसे प्रदान कर दिया जाएगा। मतलब थर्ड क्लॉज भी दे रखा है उनने। मान लो जिसने कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आदेश हुआ था, उद्घोषणा हुई थी, अब वो नहीं आता है, वो उपस्थित हो जाता है और समाधान पर उत्तर देता है कि उसको ना तो जानकारी मिल पाई थी, वो से वारंट से बचने के लिए नहीं फिर रहा था, उसको कोई पता ही नहीं था और समाधान पर कारण न्यायालय को दे देता है, तो न्यायालय क्या कर देता है, उसको फरार नहीं हुआ था, छिपा नहीं था, उद्घोषणा की सूचना नहीं मिली थी उसे जिससे उसमें निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता था। संपत्ति यदि उसकी विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगम जो है उसके वो उसको दे दिए जाएंगे और यदि आधी संपत्ति या कुछ संपत्ति का भाव विक्रय कर दिया गया तो वो दे दिया जाएगा उसको वापस, और बाकी का
उसको वैसी संपत्ति दे दी जाएगी। वो सब उसमें से न्यायालय ने जो खर्च किए हैं या उसमें जो खर्चे हुए हैं उन सबको उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसको बाकी का उसको प्रदान कर दिया जाएगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है तो।